बहनों, सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन ऑफ कैंसर होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स में। और एक्चुअली हम शहर की महिलाओं में देखा जाए तो शहर की महिलाओं में ब्रेस्ट के कैंसर के बाद में सबसे मुख्य कारण होता है कैंसर का। और गांव वाली महिलाओं में देखा जाए, रूरल इंडिया की पॉपुलेशन में देखा जाए, तब तो सर्वाइकल कैंसर सबसे मुख्य कारण होता है कैंसर का। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बहुत सारी बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैडम आप प्लीज सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करिए। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। और बहनों, हम बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स एक्चुअली हम किस पार्ट को कहते हैं? सर्विक्स जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के नीचे जो उसका मुख होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। और इस सर्विक्स का काम क्या होता है? सर्विक्स का काम होता है कि जब प्रेगनेंसी रह जाती है, इसके अंदर बच्चों रह जाता है, तो उस बच्चेदानी के मुख को टाइट बंद करके रखना ताकि प्रेगनेंसी का अच्छे से विकास हो सके। तो ये वो टाइट मुख होता है जो आपके बच्चेदानी में बच्चे को अंदर होल्ड करके रखता है और प्रेगनेंसी को 9 महीने तक आगे प्रोग्रेस होने में उसकी मदद करता है। पहले सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन एज 35 इयर्स के बाद में होती थी, पर आजकल देखा गया है कि 25 इयर्स की एज ग्रुप की फीमेल्स में भी सर्वाइकल कैंसर देखा गया है। आजकल फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जल्दी एंटर कर जाती हैं, जल्दी ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। और जल्दी से सेक्सुअली एक्टिव होने के कारण से जो इसका वायरस है जो ये कैंसर कॉज करता है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण भी जल्दी होने का चांस रहता है। तो ये मुख्य कारण जो सर्वाइकल कैंसर का होता है, मुख्य कारण सबसे ज्यादा होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण। अब हर किसी फीमेल को जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है उसको सर्वाइकल कैंसर डेवलप नहीं होता है। लकीली 50% लेडीज को जिनको ये एक्सपोजर होता है, जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, जो इंटरकोर्स के बाद में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक्सपोजर होता है, लकीली 50% में ही ये इन्फेक्शन होता है। और उन 50% में से भी कुछ ही % फीमेल्स में कैंसर बनने के चांस होते हैं। अब वो कौन सी ऐसी फीमेल्स होती है जिनमें ये संक्रमण के बाद में या जिनमें एक्सपोजर के बाद में कैंसर का चांस डेवलप होगा, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि किन कारणों के कारण ही कुछ ही फीमेल्स में डेवलप होता है और कुछ में नहीं डेवलप होता है। अब उसके बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो बहनों, सबसे मुख्य तरीका जिससे हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, उसका मुख्य तरीका होता है HPV वैक्सीन का इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका है कि आप मोनोगैमस रिलेशन रखें, मतलब कि आप एक से ज्यादा पार्टनर न रखें। एक से ज्यादा पार्टनर रखने में भी ये क्रॉस इन्फेक्शन होने के कारण मेल्स तो होते हैं जिनमें मेल्स में सर्विक्स ना होने के कारण मेल्स को सर्वाइकल कैंसर का डर नहीं होता है, पर वो एक कैरियर की तरह काम करते हैं। अगर हम मल्टीपल पार्टनर रिलेशनशिप में रहें तो हमारा सीए सर्विक्स का या सर्वाइकल कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरी बात, जब भी आप रिलेशन रखें, कॉन्डम का इस्तेमाल रखना ज्यादा उचित रहता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं। तो 3 चीजें हमने देखी जिनसे हमें HPV का इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, और HPV के इन्फेक्शन कम होने से हमें कैंसर सर्विक्स का भी चांस कम होता है। सबसे पहला वैक्सीन, दूसरा मोनोगैमस रिलेशन या एक से ज्यादा पार्टनर ना रखना, और तीसरा कॉन्डम का इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जब हमें ये सिम्टम्स आना चालू होंगे तब हम इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स भी नहीं है, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग आना या आपके मेंसेस के साइकिल के बीच बीच में ब्लीडिंग आना, बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना, जब आपको डिस्चार्ज आता है उसमें एक अजीब सी दुर्गंध आना, या फिर मेंसेस के दिनों के अलावा भी आपको ब्लडी डिस्चार्ज आना, नीचे के पेट के भाग में बहुत दर्द होना, हैवीनेस होना। ये सब जनरल सिम्टम्स हैं जो आपको इन्फेक्शन के दौरान भी हो सकते हैं, जब आपको PID होता है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, या कि जब ने आप बात करी थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दूसरे टाइप के होते हैं, उसमें भी यही सिम्टम्स हो सकते हैं। और सीए सर्विक्स की या फिर जब हम सर्विक्स के कैंसर की बात करें उसके भी शुरुआती सिम्टम्स यही होते हैं। तो कोई भी इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं बहनों। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैप स्मीयर का टेस्ट। वैसे तो रिकमेंडेशन है कि 21 इयर्स के बाद ही हमें पैप स्मीयर का टेस्ट चालू कर देना चाहिए। इस पैप स्मीयर के टेस्ट के साथ में होता है HPV DNA का टेस्टिंग। अब बहनों, पैप स्मीयर क्या होता है? पैप स्मीयर हम उस स्टिक से, जो सर्विक्स का मुख रहता है, सर्विक्स के मुख से सिक्रीशंस को लेके माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कहाँ वो जो सर्विक्स के सेल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, वो सेल्स में HPV का संक्रमण होने से उस सेल्स में कुछ बदलाव तो नहीं आया है। यूजुअली जब कैंसर बनना चालू होता है तो सबसे पहले HPV का संक्रमण होता है,
संक्रमण होने के बाद में वो सेल्स में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि उनका आकार बदलने लग जाता है, और वो आकार बदलने के बाद में जिसे हम कहते हैं कि वो मेटाप्लास्टिक सेल्स हो जाते हैं, फिर डिस्प्लास्टिक सेल्स हो जाते हैं, और फिर वो डिस्प्लास्टिक सेल्स होने के बाद में वो कैंसर वाले सेल्स बनते हैं, और फिर वहां पे एक मास ग्रो होने लग जाता है। और साथ ही इन सिक्रीशंस को हम एचपीवी डीएनए टेस्टिंग के लिए भी भेज सकते हैं, तो भी हमें पता पड़ जाता है कि एचपीवी का डीएनए जो कैंसर वाला एचपीवी है वो वाला कैंसर वाला एचपीवी इसमें है कि नहीं। तो इन दोनों की चीजों से हमें पता पड़ सकता है कि क्या यह स्त्री जो है एचपीवी से संक्रमित हुई है कि नहीं। अगर संक्रमित हुई है तो ये कौन से टाइप का एचपीवी है, क्योंकि एचपीवी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो साधारण जो मस्से हो जाते हैं नीचे वॉट्स, जिन्हें हम कहते हैं सादी भाषा में वॉट्स वाला एचपीवी है या फिर कैंसर वाला एचपीवी है। तो इन सब चेंजेस को हम बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर हम रेगुलर पैप स्मीयर कराते रहते हैं तो उससे हम पकड़ सकते हैं। अब अगर आपका टेस्ट नॉर्मल आता है, सपोज आपने 21 इयर्स की एज से स्क्रीनिंग चालू होती है, तब आपने एक बार पैप स्मीयर कराया, तब आपका पैप स्मीयर नॉर्मल आने पर आपको डॉक्टर कहेंगे कि अगर आपका एचपीवी डीएनए टेस्टिंग और पैप्स दोनों ही नॉर्मल आता है तो आपको अगले 5 साल तक कोई भी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। आप 5 साल बाद ही डायरेक्ट स्क्रीनिंग करा सकते हैं, और अगर आपका पैप स्मीयर नॉर्मल आता है तो 3 साल बाद आपको स्क्रीनिंग करानी है। इस तरह से रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहने पर हमें पता पड़ सकता है कि कब हमारे जस्ट संक्रमण की शुरुआत हुई है, और उसी स्टेज पे हम अगर इसको पकड़ लें तो इसका प्रोग्रेशन बिल्कुल नहीं होता है बहनों। अब बात करते हैं, अगर बाई चांस संक्रमण हो भी जाता है तो ये संक्रमण की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। अगर ये संक्रमण बाई चांस हो भी जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो सर्विक्स के सेल्स होते हैं, सर्विक्स के सेल्स में एचपीवी वायरस ग्रो होने लग जाता है, फिर उनका आकार चेंज होने लग जाता है, वो उसमें कुछ खराब सेल्स बनने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में ट्यूमर बनने लगता है। तो हमारी भाषा में हम इसे कहते हैं प्री कैंसरस स्टेज, अर्ली कैंसर स्टेज और एडवांस कैंसर स्टेज। तो प्री कैंसर स्टेज जब होती है तब अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव तरीके, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही कम मुश्किल से हम उसे क्योर कर सकते हैं, जैसे कि कोल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी, मतलब कि जो आपको डाउटफुल लीजन रख रहा है उससे हमने बायोप्सी लिया और उसके टुकड़े की जांच को लिए भेजा, या फिर जो खराब एरिया है उस खराब एरिया को ही हम करंट से नष्ट कर सकते हैं, या फिर जिसे हम क्रायोथेरेपी कहते हैं, क्रायोथेरेपी से ही वो खराब एरिया को नष्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज, अगर आपको पता पड़ता है अर्ली कैंसर स्टेज पे, अर्ली कैंसर स्टेज पे अगर आपको पता पड़ जाता है तो इसके लिए लैप्रोस्कोपिक या साधारण रूप से जो सर्जरीज होती हैं वो सर्जरी करके जो इफेक्टेड भाग है उसे ही हम निकाल देते हैं, तो भी इसके स्प्रेड होने का चांस नहीं रहता है और उसे हम क्योर कर सकते हैं। पर अगर अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है तो इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास दूसरे रहते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साइंस अब बहुत आगे जा चुका है, हर चीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, हर चीज पे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। पर बहनों, सबसे अच्छा तरीका है इससे प्रिवेंशन का। कहते हैं ना वो, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। अगर इससे हम पहले से ही अपने आप को बचा के रखें तो वो सबसे अच्छा इलाज है इसका। तो सबसे बेस्ट तरीका है बहनों इसकी वैक्सीन, जो कि 99% आपको इससे बचाती है। और ये एक अकेला एकमात्र कैंसर है जिसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे किसी भी कैंसर की ऐसी कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिस हम कैंसर को अपने पास आने से ही रोक सकते हैं। सिर्फ सीए सर्विक्स की ही एक ऐसी वैक्सीन है जो हमारे पास अवेलेबल है, और वो 99% तक इफेक्टिव भी होती है। अब वैक्सीन की डिटेल इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप इस वीडियो सीरीज में बने रहेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज की इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम एचपीवी वैक्सीन कब ले सकते हैं, क्या वो एज ग्रुप है जिन्हें एचपीवी वैक्सीन लेना चाहिए, और एचपीवी वैक्सीन लेने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू।